खत्म होने के बाद कौन सा यूनिट लेने वाले हैं? यस ध्रुव, कैन यू रिपीट? आप कुछ बोल रहे थे। मैम ये यूनिट जो है उसके बाद में हम कौन सा यूनिट लेने वाले यूनिट 3 एज यूजुअल हम पीरियोडिकली हैं? जाएंगे। और अभी फिलहाल कोई कंफ्यूजन नहीं रखेंगे कि कौन सा चैप्टर पहले या बाद में। जो चैप्टर का सीरियल ऑर्डर चल रहा है वही। और जो पुराने जो फर्स्ट 3 यूनिट्स हैं उनसे टच थोड़ा सा खत्म हो गया था, बिकॉज 4 एंड 5 यूनिट्स जो हैं इट इज ऑल अबाउट फिजियोलॉजी। इन डेप्थ है, उसमें ज्यादा एनर्जी भी लगती है पढ़ाने में भी और समझने में भी। सो पुराने जो फर्स्ट 3 टॉपिक यूनिट्स हैं उनका थोड़ा सा अटैचमेंट जो था वो कम हो गया। दैट्स व्हाई आई थॉट कि सबसे पहले उन्हीं से स्टार्ट करते हैं, तो अगर सेशन एंड भी हो रहा है और आप फिनिश भी नहीं कर पाए तो भी फिजियोलॉजी की इन्फॉर्मेशन आपके लिए रीसेंट है। एंड प्लान फिजियोलॉजी 2 बार अब हो चुकी है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अब आप लोगों की कुछ डाउट्स और बेसिक जो चीजें हैं वो सॉल्व हो रही होंगी। अगर नहीं भी हो रही है देन अब आपकी कहते हैं ना सेल्फ स्टडी बाकी रह गई है। वो आप करोगे तभी आप और आंसर्स या क्वेश्चंस आप ढूंढ पाओगे। स्वराली और ध्रुव ने कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं, लेट मी टेक वन बाय वन ऑल द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है ध्रुव का, हाउ डू वी रिमेम्बर। ओके, सारे टिश्यूज का लोकेशंस, उनका फंक्शंस आप कैसे याद रख सकते हो। ओके सो बच्चे 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एनाटॉमी में हमने पढ़ी थी। आई एम नॉट श्योर आपको वो याद आ रही है या नहीं, बट हमने क्या क्या चीजें देखा था वो मैं आपको बताती हूँ। एक रेगुलर हमारा हाँ एनाटॉमी yes. का टिश्यू का टाइप होता है। यानी हमने जो सिंपल टाइप जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो वो चीज हमने पढ़ा था, विच वॉज मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट, जो हम नॉर्मली देखते हैं। बाद में आपने इन सब टिश्यूज को कंबाइन करके, यानी मेरिस्टम में भी आपने ओरिजिन के बेसिस पे, लोकेशंस के बेसिस पे आपने अलग अलग देखा हुआ है। एक तो ओरिजिन के बेसिस पे आपने उनके कैरेक्टराइजेशन एंड कैटेगरीज देखी है, दूसरा उनके लोकेशन के बेसिस पे। क्योंकि देखो फंक्शन सबका सेम होने वाला है, ओरिजिन एंड लोकेशन कुछ भी हो। मेरिस्टम का मीनिंग है कि ये इनका टेम्पररी एक्शन है, पहली चीज ये। दूसरा, सेल डिविजन एंड ग्रोथ में ही ये काम आएंगे। अब अब आपको क्या कंसिडर करना है, प्लांट बॉडी और एनिमल बॉडी को सिमिलर पैटर्न में ही आपको कंसिडर करना है। कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो उनका डेवलपमेंट अगर होगा तो कौन कौन से डेवलपमेंट की जरूरत पड़ती है। कोई भी चीज अगर गेन हो रहा है तो मास गेन के लिए किसी भी ऑर्गेनिजम्स को मल्टीप्लाई होना है, सेल डिवाइड करना है। तो एक्चुअली पूरे प्लांट में हर जगह मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है। जब आपने डिटेल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखा, स्टेम, लीफ, रूट और इन सब बाकी सारे पार्ट्स का, तो आपको पता चला कि हर जगह एक रिंग, एक पोर्शन ऐसा है जहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट है। वो इसीलिए भी प्रेजेंट होते हैं, रीजन कि हर पार्ट प्रॉपरली डिवाइड हो सके। ईच एंड एवरी टिश्यूज को डिवीजन की रिक्वायरमेंट है। परमानेंट का कोई भी टिश्यू होगा, अगर वो इनिशियली डैमेज हो रहा है, उसे वापस से अपने स्ट्रेंथ को फुलफिल करने के लिए डिवीजन की रिक्वायरमेंट है। तो डिवीजन करवाने परमानेंट खुद नहीं आएंगे, मेरिस्टेमेटिक आएंगे और बाद में उनको परमानेंट में कन्वर्ट कराएंगे। दिस इज द बेसिक रूल जो प्लांट में चलता है। तो मेरिस्टेमेटिक का अगर आपको लोकेशन समझना है, सो लोकेशन इज एवरीवेयर। बट अब ओवरऑल अगर प्लांट के ग्रोथ के बारे में अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आप ग्रोथ हमेशा कैसे देखते हो, इधर आप प्लांट की लेंथ कंपेयर करते हो और उनका विड्थ कंपेयर करते हो। तो अगर आप प्लांट की लेंथ कंपेयर कर रहे हो तो हमेशा एंड रीजन पे तो प्रेजेंट ही होगा, जो कि हमारा टिप रीजन है। तभी ओवरऑल लेंथ बढ़ रही है। इमेजिन योर हेयर या आपके नेल, उनका ग्रोथ, दैट इज द सेम फिनोमिना जो प्लांट भी फॉलो करते हैं।
देन दूसरी चीज जो है, विड्थ अगर बढ़ रहा है सो लेटरल लोकेशंस में भी प्रेजेंट होगा. आई एम जस्ट सेइंग अबाउट द मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट अभी इंक्लूड नहीं कर रही. देन इन बिटवीन भी ऐसे रीजन्स हैं जहां पे कि प्लांट को क्या करना है, ग्रो करते रहना है बिटवीन द टिश्यूज, बिटवीन द पेरेन्काइमेटस टिश्यूज, स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यूज. तो इन बिटवीन उनको ग्रो करने के लिए इंटरकैलरी रीजन जरूरी है. अब ओरिजिन और लोकेशन में बस एक ही डिफरेंस था. इवन दो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम सेल डिविजन है, तो जरूरी नहीं कि सारे मेरिस्टेमेटिक शुरू से अपने मेरिस्टेमेटिक नेचर में ही हो. कभी कभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो परमानेंट टिश्यूज हैं वो अपने आप को टेम्पररी मेरिस्टेमेटिक फॉर्म में लेकर आते हैं. तो प्लांट एनाटॉमी में कभी भी अगर मेरिस्टेमेटिक की अंडरस्टैंडिंग हो, इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू द सेल डिविजन. अगर इस तरीके से ग्रो होगा, मीन सेल नंबर बढ़ेगा, तो ओवरऑल प्लांट का मास गेन होता है. दूसरी चीज, अब इसी से कनेक्टेड एक पॉइंट है विच इज रिलेटेड टू द सेकेंडरी ग्रोथ, जो आपका थर्ड क्वेश्चन है कि एग्जैक्टली सेकेंडरी ग्रोथ होता क्या है. अब सेकेंडरी ग्रोथ की अंडरस्टैंडिंग हमने कैसे रखी थी कि जब भी वस्कुलर कैम्बियम यानी हमारा जो परमानेंट टिश्यू है, वस्कुलर टिश्यूज, इसमें दो इंपॉर्टेंट रीजन जाइलम एंड फ्लोएम. ये जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में एक रिंग लाइक या स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर होता है. ये क्यों होता है, ये मैकेनिज्म प्लांट ने क्यों अपनाया? बिकॉज जाइलम एंड फ्लोएम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन टिश्यूज हैं. ये कनाल्स बना रहे हैं और इनके अफेक्ट होने की वजह से प्लांट को राइट न्यूट्रिशन, मिनरल्स, हार्मोन्स, इनकी सप्लाई रुक जाती है. और अगर सप्लाई रुकी तो प्लांट की ओवरऑल बॉडी हैम्पर होगी, उनका ग्रोथ हैम्पर होगा. तो उस ग्रोथ को रोकने के लिए उन्होंने ऐसा सोल्यूशन निकाला थ्रू इवोल्यूशन. ये क्यों सब में नहीं होता, ये उन्हीं में होता है जिनके पास प्रॉपर वस्कुलर बंडल्स हैं. तो उन्होंने ये सोल्यूशन निकाला कि हमें क्या करना चाहिए, अपने लिए एक बैकअप इमरजेंसी मेरिस्टेमेटिक जो चेन है वो रखनी चाहिए. मीन्स उनका एक बैकअप हमारे पास होना चाहिए टिश्यूज का. क्यों होना चाहिए कि अगर जाइलम एंड फ्लोएम और उनके आसपास के टिश्यूज जैसे बंडल शीथ और ये सब है, अगर ये डैमेज हो रहे हैं, फ्यूचर में अगर कुछ हो रहा है इनको, तब वो परमानेंट टिश्यूज कौन लेकर आएगा? जो टिप रीजन पे है, जो बाकी इंटरकैलरी रीजन पे है, वो क्या कर देगा? वो तो अपना अपना ग्रोथ करते रहेंगे, लेंथ ही ओवरऑल बढ़ाएंगे. तो हमारे विड्थ को भी सपोर्ट मिलेगा ताकि स्टेम या ट्रंक पार्ट जो है वो ज्यादा वाइड हो पाएगा, उसका गर्थ बढ़ेगा. तो जो लार्ज प्लांट्स है, जाइंट प्लांट्स है, उनको मिलता है सपोर्ट. दूसरी चीज, अगर उनका जाइलम एंड फ्लोएम में डैमेज हो रहा है तो इमरजेंसी में नए जाइलम एंड फ्लोएम भी बन सकते हैं, जो कि प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम होते हैं. सो इन्हीं सब रीजन की वजह से जब जाइलम एंड फ्लोएम इनका डी डिफरेंशिएशन हो जाता है, मीन्स अभी डिफरेंशिएट हो गए, फिर देन डी डिफरेंशिएट हो गए. डी डिफरेंशिएट हो गए, इसका मीनिंग क्या हो गया? वो अगर वैसी कंडीशन आ गई है प्लांट की, मतलब कि अब वो वापस से अपने डिविजनल प्रॉपर्टीज जो है इनकी टू डिवाइड, उस प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट हो गए और बस एक बैंड ही रह जाता है. तो उसी चीज को हम बोलते हैं इंटरफेसिक्युलर. उसी बैंड को आप इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम भी बोलते हो. तो यानी जो परमानेंट टिश्यूज हैं, जो परमानेंट टिश्यूज उनका मेरिस्टेमेटिक फॉर्म हो रहा है, देन उनका डिवीजन होगा जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में, एंड देन डिवीजन के बाद उनका एक प्रॉपर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का बैंड डेवलप हो जाएगा, जो कि आपके लिए वस्कुलर कैम्बियम कहलाता है. नॉर्मली उसको आप वस्कुलर कैम्बियम बोलते हो आफ्टर completion of secondary growth. So this is your overall secondary growth. कि secondary growth की वजह से प्लांट के डेवलपमेंट के बाद प्लांट ने खुद उसके परमानेंट टिश्यूज ने डिसाइड किया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की रिक्वायरमेंट है. क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब अर्ली स्टेज था, सीड से जब डेवलपमेंट हो रहा था, एम्ब्रियोनिक टिश्यूज का नेचुरल एनकाउंटर होता है या फिर उनका नेचुरल फॉर्म मेरिस्टम रहता है. क्या एम्ब्रियो पहले ही डेवलप होते होते परमानेंट टिश्यूज बनाते हैं? नो, नेवर. वो आफ्टर डेवलपमेंट जब मैच्योरेशन करते हैं तब परमानेंट टिश्यूज बनाते हैं. जब बाद में एक मैच्योर प्लांट ने ये डिसाइड किया कि हमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज चाहिए, उस डेवलपमेंट को हम सेकेंडरी बोल रहे हैं. जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है इनिशियली, जिसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और इनके फर्दर सेल डिविजन्स होते हैं, दैट इज द प्राइमरी ग्रोथ. और इसी के बेसिस पे मेरिस्टेमेटिक का ओरिजिन जो है वो अफेक्ट होता है.
मेरिस्टेमेटिक ओरिजिन वाइज कैन एनीवन रिमेम्बर कितने टाइप्स प्रेजेंट हैं? प्राइमोर्डियल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। राइट, तो प्राइमोर्डियल क्या हुआ? जो एम्ब्रियोनिक स्टेज सबसे पहले बन रहा है, राइट, दैट इज द प्राइमोर्डियल। उसके बाद ये मेरिस्टेमेटिक फर्दर सेल डिवीजन करता जाएगा, दैट विल बी द प्राइमरी। और उसी प्राइमरी से आपको कौन कौन से मेरिस्टेमेटिक मिलते हैं? एपिकल एंड इंटरकैलरी, है ना? उसी ओरिजिन से आपको एपिकल मिलेगा और इंटरकैलरी मिलेगा, जिसका लोकेशन यू वेरी वेल नो। जब सेकेंडरी ग्रोथ होता है तब आपको क्या मिलता है? वस्कुलर कैम्बियम मिलता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर। वही रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है दैट बिकम्स द लेटरल मेरिस्टम। तो यानी वस्कुलर कैम्बियम के बहुत सारे नाम हैं, लेटरल मेरिस्टम, वस्कुलर कैम्बियम, ग्रोथ के टाइम पे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। दीज आर द मींस सेम टाइप के टिश्यूज को जस्टिफाई करने के लिए इतने सारे नाम दिए हुए हैं। लेटरल क्यों बोलते हैं? क्योंकि फ्यूचर में वो गर्थ बढ़ाते हैं। इंटरफेसिकुलर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जाइलम एंड फ्लोएम दो वस्कुलर बंडल्स के बीच में है। वस्कुलर कैम्बियम भी उसी रीजंस की वजह से बोलते हैं। तो दीज आर द सेम डिफरेंट नेम्स टू जस्टिफाई द सेम टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक। तो लेटरल मेरिस्टम लोकेशन वाइज तो पता चल गया, बट ओरिजिन वाइज इसका सेकेंडरी ग्रोथ होता है। तो आपके 2 क्वेश्चन के आंसर्स क्लियर है इतना? यस मैम। एनी अदर डाउट? कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई और बात है जो समझ में नहीं आ रही? मैम कॉर्क कैम्बियम। ओके, अब देखो कॉर्क कैम्बियम, अब उसकी एक्टिविटी को समझने की कोशिश करो। जब अब कॉर्क कैम्बियम जो वर्ड है, हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, बट दिस इज द रिजल्ट ऑफ मेनी सेकेंडरी ग्रोथ्स एवरी ईयर। जो बहुत सारा सेकेंडरी ग्रोथ होता है, तो जो गर्थ रीजन है, मींस जो आउटर पोर्शन है गर्थ का, वो क्या हो जाता है? नॉन लिविंग होने लगता है ना। तो अगर आपको बहुत सारे रिंग्स मिल रहे हैं, तो उसमें जो हमेशा आउटर मोस्ट होगा उसका नॉन लिविंग नेचर होता जाता है और उनका लिग्निफिकेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उसी चीज को हम बोलते हैं वुडी नेचर। जो वुडी प्लांट्स होते हैं वो उसी चीज, इसी रीजन्स की इसी फिनोमिना की वजह से होते हैं। तो ये जो नॉन लिविंग नेचर वाला आउटर बाउंड्री होता है, वेरी थिक, वेरी टफ, और उसी को आप वुडी भी कह रहे हो, उसी चीज को हम कॉर्क कैम्बियम भी कहते हैं। यानी यहाँ पे वस्कुलर कैम्बियम है नो डाउट, बट अब वो उतना वर्किंग नहीं रहा। इसीलिए नहीं रहा क्योंकि प्लांट का जो सेल वॉल है वो कंप्लीटली इम्परमिएबल हो गया है। उसकी वजह से जो उसके साइटोप्लाज्मा या फिर दूसरे जो कंटेंट है वो भी नॉन लिविंग नेचर के हो चुके हैं, यानी चीजों का लेन देन अब बंद कर चुके हैं और वो अब ट्रिगर नहीं होंगे फॉर डिविजन और एनी काइंड ऑफ अदर एक्टिविटीज। तो उस चीज के मींस उस चीज की वजह से जो नॉन लिविंग नेचर हो जाता है, द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट, द बार्क रीजन या आउटर मेम्ब्रेन, उस चीज को आप बोलते हो कॉर्क कैम्बियम। और अगर वो एक्टिव होगा, डिवीजन में पार्टिसिपेट करेगा, प्राइमरी सेकेंडरी जाइलम बनाता रहेगा, तो वो चीज होगा दिस इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और वस्कुलर कैम्बियम। तो वो कंपैरेटिवली इनर जो सर्कल है उसके जो कैम्बियम्स प्रेजेंट होंगे उनमें होता है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। यस मैम। ठीक है, आई थिंक मुझे जहां तक याद आ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन का, यस मैम फर्स्ट क्वेश्चन का विद रिस्पेक्ट टू परमानेंट टिश्यूज दे दो ना एक बार आंसर। ओके, वेट, जस्ट मैं कॉर्क कैम्बियम का मुझे याद आ रहा है। आई थिंक मैंने आपको इसका ये बताया था कि इसमें कॉर्टेक्स रीजन होता है, आउटर एंड इनर रीजन। हाँ मैम, कुछ वर्ड्स थे ना, फेलो, जेन और पेरिडर्म। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो इनका जो इनर साइड होता है दैट इज द फेलोडर्म। मोस्टली इनका जो इनर साइड होगा इसको हम बोलते हैं फेलोडर्म, अगर याद नहीं आ रहा तो। और जो इनका आउटर साइड होगा दैट इज फेलम। ओके, इसको कंबाइनली हम बोलते हैं फेलोजन। यस मैम। ओके, सो ये Yes, ma'am. एक अंडरस्टैंडिंग थी हमारी, और यही चीज, यही फेलोजन इज नथिंग बट द कॉर्टेक्स रीजन ऑफ द स्टेम। कॉर्टेक्स मतलब आउटर रीजन। तो जो भी कॉर्क कैम्बियम जो होता है, इट इज मेड अप ऑफ 2 पोर्शंस। फर्स्ट इज इनर पोर्शन, मींस आउटर एंड इनर, फेलम एंड फेलोडम, जिसको कंबाइनली फेलोजन भी बोल सकते हो। और स्टेम का ये कॉर्टेक्स रीजन भी हो सकता है, विच इज द नॉन लिविंग बार्क रीजन।
सबका मीनिंग एक तरीके से सेम है। कैम्बियम कहीं भी वर्ड आ गया, कैम्बियम मतलब मेरिस्टेमेटिक का बैंड और उसका रिंग बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। कॉर्क कैम्बियम इसलिए बोल दिया क्योंकि अब वो नॉन लिविंग हो चुका है, नॉन फंक्शनल है। बट टिश्यू, क्योंकि वो अलग अलग डेफिनेट टिश्यूज थे, इंडिविजुअल उनका कैरेक्टरिस्टिक्स था, इसीलिए वो अभी भी अलग दिखते हैं, बट फंक्शनल अब नहीं रहे। वो एक्टिव होंगे तो वस्कुलर कैम्बियम। कॉर्टेक्स मतलब आउटर रीजन, आप किडनी में पढ़ चुके हो, बहुत सारी अलग अलग चीजों में पढ़ चुके हो, प्लांट में भी आपने सारे एनाटॉमिकल पार्ट्स में देखा है। कॉर्टिकल रीजन या कॉर्टेक्स को Yes, हम yes, ma'am. आउटर रीजन के लिए कंसीडर करते हैं जब भी आउटर होता है। इनर होता है तो काइंड ऑफ हम मेड्यूलरी रीजन भी कहते हैं। अगर इनर मोस्ट लेयर होता है उस चीज को हम मेड्यूलरी रीजन कहते हैं। दीज आर द कॉमन साइंटिफिक बायोलॉजिकल वर्ड्स जो प्लांट बॉटनी एंड मेडिकल साइंस एंड हर जगह यूज किया जाता है। इट्स अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो ये अब आपको अलग अलग लोकेशन के हिसाब से थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रखना है। ओके, अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है परमानेंट टिश्यूज के रिस्पेक्ट में समझना है। ओके, चलो परमानेंट, अभी मेरिस्टेमेटिक ये आपकी चीज क्लियर हुई, अब परमानेंट टिश्यूज की बारी आ गई। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, परमानेंट टिश्यूज में कौन कौन सी दो कैटेगरीज हो गए? फर्स्ट इज द सिंपल वन एंड सेकेंड इज द कंपाउंड वन। अब सिंपल और कंपाउंड में बेसिक डिफरेंस क्या है परमानेंट के केस में? पहले तो परमानेंट का मीनिंग, परमानेंट बनते कब है? कोई बता सकता है कौन से डिवीजन के बाद परमानेंट टिश्यूज बनेंगे? मेरिस्टेमेटिक सेल्स का जब डिफरेंशिएशन होता है। करेक्ट। तो जब डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा उसके बाद ही इनका प्रॉपर ये मींस वेल वर्स्ड या फिर स्पेशलाइज्ड टिश्यूज बनना शुरू हो जाएगा। अब इस परमानेंट टिश्यूज के केस में हमारे पास अब क्या है, सिचुएशन क्या आ रही है कि कुछ परमानेंट टिश्यूज यानी ऐसे डेफिनेट टिश्यूज जिनका अब फर्दर कोई भी एक्शंस मींस फर्दर कोई भी डेवलपमेंट या सेल डिविजन जो होगा वो नहीं होगा। देयर विल बी नो सेल डिविजन, कंप्लीटली एब्सेंट। इनको अब अपने डेफिनेट फंक्शन करने हैं। स्पेशलाइज्ड फंक्शन करना है। अब ये स्पेशलाइज्ड फंक्शन के टाइम पे इसमें दो कैटेगरीज इसलिए रखी क्योंकि एक ग्रुप ऐसा होता है जिसमें सारे सेल एक तरीके के होते हैं। एक तरीके के सेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो पूरे प्लांट का प्राइमरी फंक्शन करते हैं। प्लांट का प्राइमरी फंक्शन क्या होगा? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज फोटोसिंथेसिस। ये कोई भी प्लांट विदाउट फोटोसिंथेसिस नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि वही उनका एनर्जी और न्यूट्रिशन फूड सोर्स है। न्यूट्रिशन तो चलो रूट से ले रहे हैं, न्यूट्रिशन थ्रू डिफ्यूजन भी पहुंच सकता है अगर जाइलम एंड फ्लोएम नहीं है, क्योंकि कुछ लोअर प्लांट्स है ना जो विदाउट जाइलम एंड फ्लोएम भी तो सरवाइव करते हैं एंड स्टिल दे आर ट्रांसफरिंग ऑल द न्यूट्रिशंस। तो वो कैसे पहुंच रहे हैं? थ्रू द ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, जो भी है फैसिलिटेटेड, एक्टिव, पैसिव, वो मैकेनिज्म से सेल टू सेल ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। बट क्या फोटोसिंथेसिस के बिना प्लांट रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द प्लांट विच इज फोटोसिंथेसिस, विच इज प्रोटेक्शन एंड कम्युनिकेशन, किसी भी चीज से रिलेटेड सेल टू सेल मीडिएशन एंड कम्युनिकेशन, ये प्राइमरी फंक्शंस हो गए किसी भी ऑर्गेनिज्म के। उनमें से ये प्लांट का बेसिक 3 फंक्शंस हैं जिनको करने के लिए सिंपल परमानेंट टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए ये सेल्स जो होते हैं वो एक तरीके के होते हैं, इनमें ज्यादा वेराइटीज नहीं होती। उनकी कैटेगरीज क्या क्या थी? पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अब ये जो 3 टाइप के टिश्यूज हैं, अगर कहीं पे भी पेरेन्काइमेटस टिश्यूज प्रेजेंट हैं तो उस पूरे रीजन में पेरेन्काइमेटस टिश्यूज या सेल्स जो होंगे उनके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, टाइप, सेल वॉल, हर चीज सेम होगा। शेप, साइज, कलर, एवरीथिंग विल बी सेम। सेम विद कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। इनका फंक्शन वेरी करता है। पेरेन्काइमा जो है वो स्ट्रिक्टली फॉर द फोटोसिंथेटिक नेचर एंड फॉर द फूड स्टोरेज, जबकि कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोटेक्शंस एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करने के लिए बने। तो ये किसी भी प्लांट का एक सपोर्ट सिस्टम जो है, प्लांट का मेन सपोर्ट सिस्टम जो किसी भी प्लांट को बेसिक सर्वाइवल देने के लिए नेसेसरी है, वो रिक्वायर्ड है। कंपाउंड टिश्यू इज द एडवांसमेंट थ्रू आउट इवोल्यूशन। ये एडवांसमेंट है जो प्लांट ने अडेप्ट किया है। वही चीज जो आपने प्लांट किंगडम में देखी है, डिवीजन
के हिसाब से जो आपने नोटिस किया कि पहले टेरिडोफाइटा में मस्कुलर टिश्यू आया विच इज एट द वेरी बेसिक लेवल, वो इतना वेल डिफरेंशिएटेड नहीं थे, सारे जो कंपाउंड्स या कंपोनेंट्स जाइलम एंड फ्लोएम के प्रेजेंट हैं वो सारे कंपोनेंट्स इनमें नहीं है। धीरे धीरे जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स ने वो सारी चीजें अडेप्ट करनी शुरू की, हेंस वो वुडी प्लांट्स में कन्वर्ट भी होने लगे, उनके स्टेम ज्यादा थिक और रिजिड होने लगे। तो ये है एडवांसमेंट प्लांट का कि ओके हमारे पास सर्वाइवल के लिए तो टिश्यूज एस्टेब्लिश हो गए, थोड़ा सा मॉडर्न हो जाते हैं, हमारे पास कुछ अब खुद को अपग्रेड कर रहे थे। वो अपग्रेडेशन की वजह से क्या हो गया, ऐसे टिश्यूज बन गए जिसमें वन और मोर देन वन टाइप ऑफ टू एंड मोर देन टू टाइप ऑफ टिश्यूज जो है या सेल्स जो है वो प्रेजेंट हो गए एंड वो मिलके एक फंक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे एक जैसे सेल मिलकर एक ही फंक्शन कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेल मिलकर एक फंक्शन कर पा रहे हैं, और क्योंकि वो सारे अलग अलग टाइप के हैं तो उनका इट्स काइंड ऑफ क्या हो गया कि अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं विथ डिफरेंट स्किल सेट और वो एक एक्टिविटी या प्रोजेक्ट को फुलफिल करवा रहे हैं। सो उसकी वजह से बेटर रिस्पॉन्स आएगा जब अलग अलग स्पेशलाइजेशन वाले लोग एक साथ मिलेंगे अपने अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टीज का नॉलेज रखकर, तो ऑफ कोर्स उसका जो आउटकम होता है वो ज्यादा अच्छा होता है। सिमिलरली कंपाउंड के केस में भी ऐसा ही हुआ। तो यहाँ पे अब जाइलम एंड फ्लोएम, कंपाउंड टिश्यूज में जाइलम एंड फ्लोएम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब प्लांट अपने आप को डेवलप करवा रहा है तो क्यों डेवलप करवा रहा है, वो एडवांसमेंट का मीनिंग ये है कि आपका रीच जो है फास्ट हो पाए, दैट इज द फर्स्ट पर्पस। किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई भी अगर एवोल्यूशन होता है, मॉडर्नाइजेशन आता है, वो इसीलिए आता है ताकि हमारा फर्स्ट जो रिस्पॉन्स है वो फास्ट हो। अगर फास्ट रिस्पॉन्स होगा तो इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, न्यूट्रिशन जल्दी मिलेगा, न्यूट्रिशन छोड़ो, प्लांट तो ऑटोट्रॉफिक है, उसको पहले रॉ मटेरियल चाहिए, तो प्लांट को खुद के लिए जो मिनरल्स चाहिए या इनऑर्गेनिक कंपोनेंट चाहिए प्लस वाटर चाहिए, ये सारी चीजें क्या होंगी, उनको फास्ट मिलेंगी। वो जितनी जल्दी मिलेंगी ये फोटोसिंथेसिस उतनी ही फास्ट होगा, और फोटोसिंथेसिस होगा तो उतनी ही फास्ट वो न्यूट्रिशन या फूड जो है वो स्प्रेड होगा टू ऑल द प्लांट्स। तो सेल को अगर बेटर फूड मिला और फास्ट फूड मिला तो वो अपना फर्दर मेटाबॉलिक पाथवेज जो हैं या उनके जो भी फिजियोलॉजिकल एक्शंस हैं वो बेटर वे में प्रेजेंट कर पाएंगे, बेटर केमिकल रिएक्शंस हो पाएंगे, हॉर्मोन्स बेटर अलाइंड होंगे, फास्ट प्रेजेंट होंगे, हॉर्मोन्स का लोकेशन कहाँ, कहीं पे किसी चीज की राइपनिंग की जरूरत है तो प्रमोटर्स की जरूरत है, इनहिबिटर्स की जरूरत है, ये चीजें जल्दी पहुंचे। तो ये एडवांसमेंट की वजह से प्लांट को बहुत ज्यादा हेल्प मिली, जो कि आपने पूरा ट्रांसपोर्टेशन और मिनरल न्यूट्रिशन पूरा जो आपने पढ़ा है वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है, जाइलम एंड फ्लोएम की एक्टिविटीज के ऊपर है। तो वो जाइलम एंड फ्लोएम में अब डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, उस कंपोनेंट्स का जो भी प्रेजेंस है जाइलम एंड फ्लोएम, इट्स लाइक अ नेटवर्क, इट इज प्रेजेंट ऑल ओवर द प्लांट बॉडी। कोई भी ऐसा लोकेशन, उनके कैनाल्स का साइज या डायामीटर नैरो होगा, वाइड होगा, बट ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पे इनका रीच नहीं होगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू ट्रांसफर द फूड। जाइलम की जो कनेक्टिविटी है, अब यहाँ पे अब आपको लोकेशन समझना है ना। अब देखो, अब आपके दिमाग में सारे बच्चे मुझसे एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं जाइलम एंड फ्लोएम में कि जाइलम तो रूट से वाटर लेकर जाता है तो लीफ तक कनेक्टेड होना चाहिए, और भी इन डेप्थ जो इंटर कैलरी स्टेम के रीजन है वहां पे जाइलम का होके क्या फायदा, डायरेक्टली आप निकलो वहां से आप रूट तक पहुंचा दो। तो आप प्लांट को अगर ध्यान से नोटिस करते हो तो डिजाइन जो है स्टेम का यानी शूट सिस्टम का डिजाइन इस तरीके से है, उनके जहां जहां नोड्स होंगे वहीं से उनकी ब्रांचिंग होती है और वहीं पे लीव्स प्रेजेंट है। तो इसीलिए प्लांट के पूरे रीजन में लीव्स प्रेजेंट होते हैं ताकि जाइलम भी पूरे साथ निकल पाए और जाइलम के साथ साथ फ्लोएम भी पैरेलली अरेंज्ड हो पाए। और एक और एडवांस रीजन जो आपको तभी नहीं, जब ये एनाटॉमी पढ़ाया था तब आपको समझ में नहीं आया होगा, अभी आप शायद समझ सकते हो फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेशन पाथ। बल्क पाथवे याद आ रहा है कुछ? बल्क पाथवे में आपको लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ सिंक बताया था, यानी वाटर कितना इंपॉर्टेंट है फूड को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए। फ्लोएम के अंदर खुद वाटर की रिक्वायरमेंट फॉर सैप फॉर्मेशन। तो ये जो सैप फॉर्मेशन है ये एक्वस नेचर की वजह से हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर मूव कर पाता है। मैम क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ डिफ्यूजन की बात करें तो बहुत डिफिकल्ट हो जाए, राइट, अगर उसको एक मीडियम मिल जाए तो इजी है। करेक्ट। सो जाइलम हमारी बॉडी में अगर ब्लड नहीं होता तो
हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इतना फास्ट ट्रांसपोर्ट हो सकता। करेक्ट, ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये जो चैनल्स बने हैं, तो इसीलिए जाइलम एंड फ्लोएम पैरेलली होते हैं, एक साथ प्रेजेंट होते हैं ऑल ओवर द रीजन्स ऑफ प्लांट के ईच एंड एवरी पार्ट पे। जाइलम का काम लीफ तक वाटर लेकर जाना है, नो डाउट, बट साथ ही साथ फ्लोएम का एक्वस जो नेचर है वो मेंटेन कराने के लिए भी जाइलम में वाटर होना जरूरी है। दूसरी चीज, जब आप एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्टेशन पढ़ चुके हो तो आपको पता है कि स्मॉल डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए अभी भी हायर ऑर्डर प्लांट्स भी सेल टू सेल इंटरैक्शन में बिलीव करते हैं। तो वो सेल टू सेल इंटरैक्शन जो हम नॉर्मली आयनिक मूवमेंट बोलते हैं, वहां भी एक्वस नेचर होना जरूरी है। आफ्टर ऑल सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, को एक कांस्टेंट पीएच या फेवरेबल केमिकल कंडीशन मेंटेन करना पसंद करते हैं, जिसको हम पीएच के फॉर्म में डिनोट करते हैं, नॉट टू एसिडिक, नॉट टू बेसिक। ये तभी मेंटेन हो पाएगा जब बफरिंग के लिए वाटर अवेलेबिलिटी होगी। सो दैट इज द रीजन कि जाइलम एंड फ्लोएम साथ में प्रेजेंट होते हैं। सो दीज आर ऑल द फंक्शंस ऑफ कंपाउंड टिश्यूज। एडवांसमेंट मेन रीजन है। अभी जैसे जैसे और ज्यादा चैप्टर्स पढ़ोगे, आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। जब आप जेनेटिक्स पढ़ लोगे, जब आप इवोल्यूशन पढ़ोगे, तब आप जब वापस से रिवीजन करोगे ना इन सब चैप्टर्स का, तब आपका पर्सपेक्टिव भी चेंज हो जाएगा। आप ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ आप सोच पाओगे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ रीडिंग द बायोलॉजी, कि जब आप फर्स्ट आपने स्टार्ट किया था ये चैप्टर पढ़ना, जब लिविंग वर्ल्ड और आप सिर्फ किंगडम्स पढ़ रहे थे, शायद आप पता भी नहीं होगा आपको कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है और हम कितना सोच पाएंगे। देन आपको अब समझ में आएगा जब आप पूरा सिलेबस खत्म कर रहे हो, देन इट इज पॉसिबल कि आप लास्ट चैप्टर को भी फर्स्ट चैप्टर से रिलेट कर पा रहे हो। सो ये सारी चीजें इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा अपने कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करो। एक क्वेश्चन है आप लोगों से, जाइलम एंड फ्लोएम के कंपोनेंट्स याद हैं? क्या क्या हैं? यस मैम। यस। जाइलम में ट्रैकेट्स, Mhm. वेसल्स, और जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। और ओके, फ्लोएम में सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, और Mhm. वही फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा ओके, और ओके, फ्लोएम फाइबर। ओके, गुड। चलो, सारे बच्चों को समझ में आया कॉन्सेप्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रशंसा, आपको वस्कुलर कैम्बियम, आई होप इसी में आपको समझ में आया। आपके क्वेश्चन को कंसीडर करके भी मैंने आंसर किया था। एनी डाउट्स वस्कुलर कैम्बियम में? अभी भी कोई क्वेश्चन जो ऐसा लग रहा है समझ में नहीं आता है? नहीं मैम, समझ में आया। ओके, ओके, चलो लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, वस्कुलर कैम्बियम, 2-3 बच्चों के डाउट्स थे, स्वराली का भी था, प्रशंसा का भी। ओके, सृष्टि का क्वेश्चन है क्विसेंट सेंटर थ्योरी। ओके, एनीवन हैज हर्ड अबाउट दिस थ्योरी, क्विसेंट सेंटर थ्योरी? कौन सा? ओके, आई एम राइटिंग इट, क्विसेंट सेंटर थ्योरी। किसी ने सोचा है? टेक योर टाइम, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या होगा। मैम वो सेल डिवीजन वाला क्वेश्चन स्टेज। ओके, ओके, कैन कंसिडर इट। मतलब कि जहाँ सेंटर में पित होती है प्लांट के, ओके, सो वो वहाँ के जो वो रीजन के जो सेल्स हैं, उन्होंने अपना स्पेशलाइजेशन इतना कर लिया कि वो अभी वापस कन्वर्ट नहीं होंगे। ओके, ओके, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। क्विसेंट, जो भी कहीं भी वर्ड आएगा, क्विसेंट का मीनिंग क्या हो गया? चीजों को स्टॉप करना है और स्लो करना Yes, है। ma'am. कोई भी Yes. चीज को स्टॉप स्लो करना है, उसी चीज को बोलते हैं क्विसेंट। अब यहाँ पे क्विसेंट सेंटर थ्योरी एनाटॉमी से अगर कनेक्टेड है, तो एनाटॉमी में एक ही फंक्शन है जो हाईलाइटिंग है बहुत ज्यादा, दैट इज नथिंग बट द मेरिस्टेमेटिक फंक्शन विच इज फॉर द सेल डिविजन। अब हो क्या रहा है इस सेल डिवीजन में, कभी कभी क्या होता है कि जो एपिकल रीजन के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है, जैसे रूट्स है, अब उन रूट्स को आगे पेनिट्रेट होना होता है। वो तो जहां जहां वाटर है, उनका हाइड्रोट्रोपिज्म होता है, वो उस डायरेक्शन में चले जाते हैं, उस सेंस करते ही रहते हैं और वो पेनिट्रेट करते हैं। कभी कभी कंडीशन फेवरेबल नहीं होती। फेवरेबल कंडीशन इन द सेंस हो सकता है मॉइस्चर इतना ज्यादा नहीं है, जैसे जीरोफिटिक एरिया हो गया, या फिर टेम्पररी उस एरिया में ड्रॉट आ गया, जियोग्राफिकली पॉसिबल नहीं है बट हो गया, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो गया। तब ऐसे टाइम पे क्या होगा, रूट्स जो होंगे वो अपने आप को अभी स्टॉप कर देंगे। अपना जो सेल डिवीजन है वो या तो बहुत ही स्लो कर देंगे या फिर
स्टॉप कर देंगे कंप्लीटली, और उनके आसपास एक थिक पैडिंग बन जाती है, या फिर कह लो एक कवरिंग हो जाती है, जो उनके फर्दर सेल डिवीजन या पेनिट्रेशन को रोक देता है। और आफ्टर सम टाइम जैसे ही वापस से कंडीशन बेटर हो जाती है, ऐसा लगता है कि सराउंडिंग या एनवायरमेंटल जो सिग्नल्स है वो बेटर मिल रहे हैं, देन दे रिज्यूम देयर मेरिस्टेमेटिक कंडीशन या रिज्यूम देयर एक्टिविटी। सो दिस होल थियरी मीन्स एक होल पूरा का पूरा प्रोसेस जिसमें कि मेरिस्टेमेटिक, स्पेशली एपिकल मेरिस्टेमेटिक, वो अपने डेवलपमेंट और फर्दर ग्रोथ को रोक देते हैं। सेल डिविजन, डेवलपमेंट मतलब सेल डिविजन, उसको वो रोक देंगे या बहुत ही स्लो कर देंगे। एनर्जी सेव करना है, प्लस कंडीशन फेवरेबल नहीं है, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा तो वापस से वो रिज्यूम कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अब देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है उसका नेचर है सेल डिविजन। उसके अलावा आपने ऑलरेडी अब पढ़ा हुआ है दूसरा क्या बोलते हैं कि चैप्टर्स अब पढ़ चुके हो, तो अब आपको पता चल गया है कि इनका इंडेफिनिट ग्रोथ होता है। इंडेफिनिट ग्रोथ होने की वजह से ये भी अब पता चल गया कि कुछ प्रमोटर्स एंड इनहिबिटर्स होते हैं जो इनकी ग्रोथ को टाइमली प्रमोट भी करते हैं बट इनहिबिट भी करते हैं। तो क्विसेंट थ्योरी में कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व होगा? कुछ समझ पा रहे हो अगर लिंक लगा पाए तो? मतलब ग्रोथ इनहिबिटर होगा ना? राइट, इनहिबिटर में कौन सा हार्मोन है? एब्सिसिक एसिड। राइट, एबीए को ही सर्वाइवल हार्मोन बोलते हैं ना। और कल ही मैंने आपको क्विसेंट स्टेज बताया था। एबीए जब कुछ देर के लिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का एक्टिविटी रोक देता है डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशन, और मे बी इंटरनल रीजंस भी हो सकते हैं, इंटरनल स्टिमुलस की वजह से भी, तो उसी को क्विसेंट टाइम या फिर क्विसेंट फैक्टर बोलते हैं। आई थिंक मैंने कल ही आपको ये चीज एक्सप्लेन की थी। सेम एनाटॉमी में भी, बस वो एनाटॉमिकल एस्पेक्ट है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का फंक्शन के रिस्पेक्ट में हम बोल रहे हैं, तो सेम चीज वही यहाँ पे भी है। बात समझ में आई? दोनों ही जगह सेम थ्योरी है, बट आपका अप्रोच जो होगा वो अलग हो जाएगा। अगर एनाटॉमी के रिस्पेक्ट में अगर बोलेंगे तो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के फंक्शंस के स्टार्ट एंड स्टॉप के बारे में बात करते हैं। जब फिजियोलॉजी के रिस्पेक्ट में आप बोलोगे, एनाटॉमी से बढ़कर जब आप केमिकल रिएक्शंस के बारे में आप बात करोगे, तब आपको अब रीजन पता है कि एक्चुअली ये इनहिबिटर है जो कंडीशन के हिसाब से वो सिग्नल डिटेक्ट कर रहा है और सेल डिवीजन को टेम्पररीली मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को कह रहा है कि तुम अपना काम अभी खत्म कर दो। That is the one thing. Understood everyone? Yes, ma'am. Okay, so do one thing. इससे पहले कि link finish हो जाए, please everyone join the other link. Then I'll take another questions there.